डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिवीजन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन योर रेगुलर क्लासेस। चलिए उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 फटाफट करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है? एनुअल टर्नओवर मिस्टर ए का अगर 70 लाख है, अगर एनुअल सेल 70 लाख है, आउट ऑफ 70 लाख 10 लाख कैश सेल है और 60 लाख अदर देन कैश सेल है। आउट ऑफ 70 10 लाख वाज इन कैश एंड 60 लाख वाज इन अदर देन कैश। तो उसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा है 44AD में आप उसका बिजनेस इनकम निकाल के दिखाओ। 44AD में उसका बिजनेस इनकम निकाल के दिखाना है। चलिए आंसर क्या करना है आप प्लीज़ देख लेना। जो थियोरी है, जो रीजन है या प्रोविजन है, क्या लिखे हैं, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। देखिए इनकम टैक्स ये कहता है 44AD में अगर आप टैक्स इनकम कंप्यूट कर रहे हो, कैश सेल का 8% और अदर देन कैश सेल का 6%। कैश सेल मतलब टर्नओवर उसका 8% और अदर देन कैश सेल और टर्नओवर का 6% आप ले लो और जो फिगर आएगा उसको ऐड कर दो, आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका कैश टर्नओवर है 10 लाख, अदर देन कैश है 60। तो 10 लाख का 8% 80,000 और 60 का 6% 3,60,000। टोटल हो गया 4,40,000 एंड दिस figure 4,40,000 will be taxable income from business and profession under section 44AD। ध्यान में रखना है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें आपको ये बोला है कि आप टैक्सेबल इनकम 44AD में कंप्यूट करो। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में हमको ये नहीं देखना है वेदर मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर 44AD और नॉट। सिंस क्वेश्चन आपको पूछा है कि आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करो 44AD में, इसका मतलब ये है मिस्टर ए इज ऑलरेडी एलिजिबल फॉर 44AD। only thing we have to do, we have to just compute as per the applicable provision. hope you understand. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। 44ADA बिजनेस एंड प्रोफेशन का 44ADA 44AD जब आप ट्रेडिंग करते हो या कोई बिजनेस करते हो 44ADA फॉर प्रोफेशनल फाइन। क्वेश्चन है 44ADA में आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर वाई जिसका 30 लाख का एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट्स मतलब एनुअल सेल और उसको आप टर्नओवर भी बोल सकते हो। मिस्टर वाई का एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट्स कितना है? 30 लाख, ठीक है। और आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप 44AD में उसका टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करो ADA में। वेरी सिंपल क्यों है? सेम आप फॉर्मेट देख लेना, एक बार पॉज करके वीडियो को थ्योरी एक बार पढ़ लेना मैंने क्या लिखा है। मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटेशन में ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट में ले रहा हूँ। इनकम टैक्स क्या कहता है? अगर 44ADA में आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर रहे हो, if question is asking you to compute taxable income under section 44ADA, तब सिंपल चीज़ है टोटल सेल का 50% आप ले लो, जो कि इस क्वेश्चन में 15 लाख निकल के आएगा। दिस 15 लाख विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44ADA। लेकिन आप खाली कैलकुलेशन तो करने से मार्क नहीं मिलेगा, आपको लिखना भी है प्रोविजन क्या कहता है। आप एक बार पॉज करके प्लीज गो थ्रू कर लेना प्रोविजन क्या कहता है। 44AD अलग है, 44ADA अलग है। 44AD में कैश सेल का 8%, अदर देन कैश सेल का 6%। लेकिन 44ADA में वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल सेल अगर दिया हुआ है उसका 50%। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कैश सेल दिया हुआ है उसका भी 50%,
अदर देन कैश सेल दिया हुआ है उसका भी 50%। करेक्ट, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट्स फॉर द बिलो मेंशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इंटेंजिबल एसेट्स, कंप्यूटर, ये सब का डेप्रिसिएशन रेट क्या है। वेरी सिंपल, आप अपने क्लास नोट को भी रेफर कर सकते हो, वहाँ पे भी दिया हुआ है। ये देखिए आंसर क्या लिखना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन रेट्स फॉर द बिलो मेंशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, ऑफिस बिल्डिंग 10%। ध्यान रखना है, बिल्डिंग दो तरह का बिल्डिंग होता है, रेसिडेंशियल, ऑफिस। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग जैसे क्वार्टर हो गया 5%, ऑफिस बिल्डिंग मतलब ऑफिस जहाँ पे बैठ के काम करते हैं 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, इंटेंजिबल एसेट 25%, कंप्यूटर 40%। काम खत्म। क्वेश्चन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कैश पेमेंट ऑफ 22,000 प्रोफेशनल फीस के हिसाब से दिया हुआ है, वेदर इट इज अलाउड और डिसअलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। टेक्निकल फीस 2 लाख का पेमेंट हुआ है जिसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ है, ये अलाउड है या डिसअलाउड है। सैलरी पे हुआ है पियोन को 9,000 इन कैश, अलाउड है या डिसअलाउड है। मतलब क्वेश्चन 4 आपको ये बोल रहा है भाई आप बताओ ये जो 3 तरह का एक्सपेंडिचर दे दिया, अगर आप बिजनेस रन करते हो, बिजनेस में ये 3 तरह का एक्सपेंडिचर आपने खर्चा किया है, whether these expenditures will be allowed as business expenditure by income tax department or not allowed। मानेगा ये खर्चा है या नहीं मानेगा। इससे पहले हम बताया था, आप क्लास नोट्स एक बार आप रेफर कर सकते हो। मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दिया था जो कि अलाउड होगा एंड नॉट अलाउड होगा विथ एग्जाम्पल्स। आप क्लास नोट्स भी रेफर कर सकते हो, लेकिन ये तीनों को पक्का करना है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हाँ फटाफट यहाँ पे देखिए, लेट अस डिस्कस। देखिए ध्यान देके देखिए, एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, प्लीज पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लेना। आई विल टेक यू डायरेक्ट टू द आंसर। कैश पेमेंट ऑफ 22,000, ध्यान से सुनिए। इनकम टैक्स कहता है अगर आपने कुछ भी कैश पेमेंट किया है अगेंस्ट एनी खर्चा, द खर्चा इज प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस एक खर्चा है, आपने कैश पेमेंट कितना किया 22,000 व्हिच इज मोर देन 10,000। मतलब अगर आप कैश पेमेंट करते हो किसी भी खर्चे के लिए और उसका वैल्यू 10,000 के ऊपर है, तो ये टोटल वैल्यू डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा कि ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट विल बी डिसअलाउड। क्लियर। सो इन क्वेश्चन नंबर 1, 22,000 विल बी डिसअलाउड, will not be allowed or it will be disallowed as business expenditure। क्लियर, देख लेना क्या लिखा हुआ है अंदर में। टेक्निकल फीस ऑफ 2 लाख, टीडीएस वाज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स कहता है किसी भी खर्चे के अगेंस्ट में जब आप पेमेंट करते हो या खर्चा बियर कर चुके हो, उसके अगेंस्ट में अगर आप टीडीएस डिफॉल्टर हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, टीडीएस डिफॉल्टर, अगर आप टीडीएस डिफॉल्ट करते हो या डिफॉल्टर हो, तो ये जो खर्चा है ना ये डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको खर्चा नहीं मानेगा। लेकिन हमको ये समझना है टीडीएस डिफॉल्ट कब होना है, कब आप टीडीएस डिफॉल्ट के कैटेगरी में आओगे। अगर आप टीडीएस डिडक्ट किए हो, अगर डिपॉजिट नहीं किए हो, यू आर ए टीडीएस डिफॉल्टर। अगर आप टीडीएस डिपॉजिट भी नहीं किए हो, सॉरी टीडीएस डिडक्ट भी नहीं किए हो, तब भी आप टीडीएस डिफॉल्टर हो। मतलब टीडीएस डिडक्ट किए, डिपॉजिट नहीं किए, टीडीएस डिफॉल्टर, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किए तभी आप टीडीएस डिफॉल्टर। सो इन दिस केस आप टीडीएस डिफॉल्टर हो तो 2 लाख विल बी डिसअलाउड। क्लियर, 2 लाख विल बी डिसअलाउड, विल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। देख लेना गो थ्रू करके। क्वेश्चन बुलेट नंबर 3, कैश पेमेंट 9,000 सैलरी टू पियोन। ठीक है, already discussed cash payment since it is below 10,000 rupees it will be allowed as business expenditure। ठीक है, it will be allowed as business expenditure। लेकिन आपको ये प्रोविजन ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको लिखना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। होप यू अंडरस्टैंड।
क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे देगा। मतलब घर में बैठ के आपका जो अकाउंटेंट है आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दिया है। सेल दे दिया 45, क्लोजिंग स्टॉक 5, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, प्रोफेशनल फीस एंड नेट प्रॉफिट 10 लाख। लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न जब आप फाइल करोगे ना, व्हेन यू विल कंप्यूट योर टैक्सेबल बिजनेस इनकम, तो आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट बना लेना है। दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ देखिए ये आंसर है, सेम क्वेश्चन में जो था ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर जब करोगे सेम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बार ड्रॉ कर लेना। जो जो फिगर है, जैसे सेल्स 45 लाख था, सेल्स 45 था, क्लोजिंग स्टॉक 5 था, आप लिख लो 45 5। जो जो एक्सपेंडिचर था, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, प्रोफेशनल फी, नेट प्रॉफिट निकल के आया था 10 लाख। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको रुकना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है उसको फोकस करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक है कैरेज इनवर्ड includes 50,000 paid in cash. Just few minutes back we discussed कि any payment in cash if it exceeds 10,000 rupees will not be allowed as business expenditure। मतलब कैरेज इनवर्ड जो ऊपर में 5 लाख का हम लोग लिए थे ना खर्चा, इसमें 50,000 इंक्लूड है जो कि कैश में पेमेंट हुआ है। मतलब ये खर्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने खर्चा ऑलरेडी 5 लाख ले लिया था, तो इसको कम करना है, क्योंकि इनकम टैक्स विल नॉट एक्सेप्ट 50,000 खर्चा विच वाज इंक्लूडेड इन 5 लाख रुपीज। इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, उससे माइनस करना है। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस हो जाएगा। क्लियर? सैलरी ठीक है, प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल फीस में 1 लाख इंक्लूड है, मतलब 6 लाख का जो प्रोफेशनल फीस है उसमें 1 लाख इंक्लूड ऑलरेडी हुआ है, जिसमें टीडीएस डिडक्शन नहीं हुआ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब टीडीएस डिफॉल्टर, तो ये इनकम टैक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा इस खर्चा को। तो मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो इसको कम करना है, एक्सक्लूड करना है, बाहर निकाल के फेंकना है। तो ये हो जाएगा 5 लाख। बाकी ठीक है, क्योंकि बाकी सब इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो परचेजेस लेना है, कैरेज इनवर्ड लेना है, सैलरी लेना है, प्रोफेशनल फीस कम हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस। कैरेज इनवर्ड को 5 लाख को अंदर में लिखना है। देखिए क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड 5 लाख, तो इसको अंदर में लिखना है। जो नॉट अलाउड है, जो नॉट अलाउड 50,000 है, उसको 5 लाख में से माइनस करना है, 4,50,000 हो गया। सैलरी 4 जो था सेम है। प्रोफेशनल फीस 6 लाख था, डिसअलाउड हो गया 1 लाख, तो 5 लाख हो गया। अभी देखिए नेट प्रॉफिट 11,50,000 हो गया। पहले कितना था? 10 लाख था, कम था। अभी ये बढ़ के कितना हो गया? 11,50,000। नोट्स भी आपको देना है। एक तो कैरेज इनवर्ड का नोट्स देना है, आपको लिखना है व्हाई दिस 50,000 विल बी डिसअलाउड, बिकॉज इट वाज पेड इन कैश एंड इनकम टैक्सेस एनी पेमेंट इन कैश if exceeding 10,000 rupees it will be disallowed as business expenditure। प्रोफेशनल फीस जो 6 लाख था उसमें 1 लाख इंक्लूड था, वाई दिस 1 लाख रुपीज विल नॉट बी अलाउड, उसको भी आप एक बार पॉज करके देख लेना। ये लिखना है नेट प्रॉफिट ऑफ और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 11,50,000। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन अमाउंट। ध्यान से देखिए, इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जहां पे आपको डेप्रिसिएशन रेट पूछा था, तो आपने ओनली रेट लिख के काम खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट पूछा है, मतलब आपको रेट याद रखना है। अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट याद नहीं है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आप निकाल नहीं पाओगे। ऑफ द बिलो लिस्टेड एसेट्स, सोफा दे दिया, एयर कंडीशनर दे दिया, ऑफिस बिल्डिंग दे दिया, और उसके साथ साथ WDV रिटिन डाउन वैल्यू, मतलब ओपनिंग वैल्यू बोल सकते हो, मतलब रिटिन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2023। आपको बोला है 23-24 के लिए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो। 23-24 स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 23 से, एंड होता है 31 मार्च 24।
स्टार्ट हुआ, ये जो फिनेंशियल ईयर है प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 24 में एंड हुआ। ओपनिंग डेट में सोफा का वैल्यू 1 लाख था, एयर कंडीशनर का वैल्यू 70,000 था, ऑफिस बिल्डिंग का वैल्यू 50 लाख था। आपको बोल दिया डेप्रिसिएशन आप इनकम टैक्स के हिसाब से 23-24 के लिए कंप्यूट कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए उसके लिए सोफा एक फर्नीचर है। यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना ये वाला पोर्शन, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ कैलकुलेशन में। आपको एक टेबल बनाना है। सोफा एक फर्नीचर है, टाइप ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर में डिप्रिसिएशन 10% आपको याद रखना है। एयर कंडीशनर प्लांट एंड मशीनरी है 15%, ऑफिस बिल्डिंग 10%, ये ऊपर में ऑलरेडी मैंने दे दिया है पहले। सोफा इज ए फर्नीचर, देयरफॉर डिप्रिसिएशन 10%, एयर कंडीशनर प्लांट एंड मशीनरी 15%, ऑफिस बिल्डिंग 10%। तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लिख दिया, डिप्रिसिएशन लिख दिया। ओपनिंग वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 170,000 50 लाख। क्लियर, वेरी सिंपल। सो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग वैल्यू। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% 10,000, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% 10,500, 50 लाख 10% 5 लाख। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट। उसके बाद क्या करना है? क्लोजिंग वैल्यू निकालना है। WDV 1 अप्रैल 23 में इतना था। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन लिए, मतलब एसेट का वैल्यू रिड्यूस हुआ। क्लोजिंग वैल्यू क्या होगा? दिस फिगर माइनस दिस फिगर 90,000, 70 माइनस 10,500 59,500। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना प्लीज। 50 माइनस 5 45। दिस इज द वे यू शुड कंप्यूट डेप्रिसिएशन अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स कैरेज का बिजनेस है, उसके पास ट्रक है, सपोज ट्रक, नंबर ऑफ ट्रक्स, हाँ उसके पास ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है। ही हैज द फॉलोइंग ट्रक्स ड्यूरिंग PY 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 में उसके पास हेवी व्हीकल्स 7 था, लाइट व्हीकल्स 3 था आपको, और जो हेवी व्हीकल्स का वेट भी दे दिया है 13 टन। हेवी व्हीकल्स का वेट 13 टन है, ठीक है। फाइंड आउट द टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड अंडर सेक्शन 44AE। अंडर सेक्शन 44AE में आपका इनकम क्या होगा? सिमिलरली आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था ना, 44AD 44ADA, ये हो गया 44AE। इसमें भी आपको ये देखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बोल दिया है कंप्यूट करो। इसका मतलब एक्स लिमिटेड इज ऑलरेडी एलिजिबल टू go with 44AE, so we do not require to find out the eligibility of Mr. X, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटेशन में चलेंगे। देखिए आप ये जो है ना, एक बार वीडियो को पॉज करके जूम करके इसको एक बार देख लेना, जो थ्योरीज है। कंप्यूटेशन क्या कहता है मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। जो हेवी व्हीकल्स है इनकम टैक्स कहता है 44AE में अगर आप कंप्यूट करते हो, उसमें हेवी व्हीकल्स का इनकम है 1000 पर मंथ पर टन। 1 टन का 1000 पर मंथ पर व्हीकल। एक व्हीकल का 1 टन का 1000, ठीक है। उसके हिसाब से अगर चलेंगे, मेरे पास कितना है? टोटल 7 व्हीकल्स हैं। तो पहले देखिए 1000 1 टन का, तो गाड़ी का वेट कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 टन ईच। सो 13 टन का हो गया 13,000, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हो गया पर मंथ, पर टन था, इंटू 12। सो एक फ्रॉम 1 व्हीकल माई इनकम विल बी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 एनुअल इनकम। मेरे पास 7 व्हीकल्स था, तो 7 में मल्टीप्लाई किया तो मेरा एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल 7 नंबर ऑफ हेवी व्हीकल्स मेरा आ गया। लाइट व्हीकल्स का प्रोविजन क्या है? लाइट व्हीकल्स का प्रोविजन इनकम टैक्स कहता है 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। ये जो टन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है लाइट व्हीकल्स में। 7,500 पर मंथ। सो साल का हो गया 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 12। नंबर ऑफ व्हीकल्स 3 है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई कर दो 2,70,000।
ऐड कर दो, आपका टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AE विल बी कमिंग। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का जब भी कर रहे हो, रिवीजन पक्का कीजिए, असाइनमेंट पक्का कीजिए। एक हो गया रिवीजन, एक हो गया असाइनमेंट, और क्लास नोट्स भी एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।